फ्रेंड्स, दिस इज एस फिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है आपका शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, जिसको इंग्लिश में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं। यह पेपर कानपुर यूनिवर्सिटी में सेकंड पेपर है और बाकी अगर आप प्रयागराज से हैं, लखनऊ से हैं, तो ये पेपर आपका फर्स्ट पेपर के साथ कंबाइन है। टॉपिक आप सबका मैच करता हुआ टॉपिक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, आपका शिक्षा और जनतंत्र टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बात करेंगे शिक्षा और जनतंत्र। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले 8 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से सारी क्लासेस सीरियल वाइज देख सकते हैं। बात करेंगे शिक्षा और जनतंत्र की। शिक्षा और जनतंत्र की सबसे पहले इसमें हमें जनतंत्र को समझना होगा। उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से जनतंत्र और शिक्षा एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, चाहे शॉर्ट आ जाए या वेरी शॉर्ट हो, आप कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलिए। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिएगा, जनतंत्र, जिसको हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो जनतंत्र है यह डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अंग्रेजी का जो डेमोक्रेसी शब्द है, इसकी उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों, पहला शब्द है डेमोस और दूसरा है क्रेसी से मिल करके हुई है। अगर ये वर्ड दोनों अलग अलग है तो दोनों का अर्थ भी अलग अलग होगा। जिसमें ये जो डेमोस है, डेमोस का अर्थ होता है जनता। डेमोस का मतलब जनता, लोग। ठीक है, और कृषि का मतलब क्या होता है? शासन। इसलिए क्या हो गया? जनता का शासन। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन, यानी कि जहां जनता के हाथ में पावर होती है, जनता के हाथ में शक्ति होती है, उसे जनतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जनता का शासन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, ठीक है, जनता के हाथ में शक्ति। क्या? जनता के हाथ में शक्ति। प्यारे दोस्तों, जनतंत्र ये केवल राजनीतिक प्रणाली ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध और इसके सिद्धांतों का प्रयोग जीवन के समस्त आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक और शैक्षिक आदि क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के पूर्व महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र के विषय में अपने विचार दिए थे। उनके क्या शब्द थे? उन्होंने कहा था, जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। जनतंत्र को गणतंत्र भी कहा जाता है। गण का अर्थ होता है झुंड, समूह या जत्था। ठीक है, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। जो जन समूह का घोतक है। शासन को राज्य भी कहा जाता है। शासन को क्या कहा जाता है? शासन को राज्य भी कहा जाता है। इसलिए लोकतंत्र के लिए गणराज्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जनतंत्र, लोकतंत्र या जो है उसको गणराज्य भी कहते हैं। गणराज्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सभी शब्दों से एक ही मत यह विचार स्पष्ट होता है। जितने भी शब्द हैं, चाहे आप उसको गणराज्य कहिए, लोकतंत्र कहिए, जनतंत्र कहिए, सबका एक ही मतलब है, एक ही मत स्पष्ट होता है, और वो है किसी भी देश या राष्ट्र में राजनैतिक रूप से जब जनता का शासन स्थापित किया जाता है तो वह लोकतंत्र कहलाता है। साधारण तौर पर जनतंत्र से यह धारणा होती है कि राज्य, जनता, चुनाव, संसद आदि का निर्माण करना। क्या? जो है राज्य साधारण तौर पर क्या होता है? यह धारणा होती है कि जो राज्य होता है, कौन? राज्य, जनता, चुनाव, संसद आदि का निर्माण करना। अरस्तु के अनुसार जनतंत्र जनता की सरकार। अरस्तु कहते हैं जो जनतंत्र है यह जनता की सरकार है। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़िए। साधारण तौर पर जनतंत्र से यह धारणा होती है कि राज्य, जनता, चुनाव, संसद आदि का निर्माण करना ही जनतंत्र है। अरस्तु के अनुसार जनतंत्र क्या है? जनता की सरकार है, जहां जनता के हाथों में पावर होती, जनता के हाथों में शक्ति होती है। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि अपने उत्तर प्रदेश में या भारत में
जनता के हाथ में शक्ति है, जिसको चाहेंगे उसी को मंत्री बनाएंगे, उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीले के अनुसार जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं, सब भाग लेते हैं। वहीं पर मोजिनी के अनुसार सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है सबसे योग्य और सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति। सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है सबसे योग्य और सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति, सबकी उन्नति हो, सबके द्वारा हो। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि जनतंत्र क्या होता है। अब हम बात करेंगे जनतंत्र की प्रकृति क्या है और जनतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनतंत्र साम्यवाद और समाजवाद इन दोनों के बीच की कड़ी है। जनतंत्र क्या है? जनतंत्र साम्यवाद और समाजवाद इन दोनों के बीच की कड़ी है, जिसमें मानव जीवन से संबंधित समस्त क्षेत्रों को समाहित कर लिया जाता है। जिसमें मानव जीवन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, समाहित कर लिया जाता है। इसमें राज्य के सभी वर्गों के लोग इसमें क्या होता है कि राज्य के सभी वर्ग, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समूह हो, कोई भी धर्म हो, सभी लोग अपने भेदभाव को मिटा करके व्यक्तिगत विकास करने के साथ साथ सामाजिक समरसता भी उत्पन्न करते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जनतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनको समझते हैं। जनतंत्र में जनता के प्रत्येक मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। जनतंत्र में क्या होता है? जनता के जितने भी मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं उनकी रक्षा की जाती है, क्योंकि ये ही जनतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वही जनतंत्र के आधार स्तंभ है। इन्हीं के ऊपर हमारा जनतंत्र टिका हुआ है। जनतंत्र में भाईचारा, सद्भाव, मैत्रिता, परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा आदि अनेक तत्व विद्यमान रहते हैं। जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की प्रमुख विशेषता होती है। जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें निष्पक्ष चुनाव होता है। ठीक है, पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि जनता के मत द्वारा ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। जिसको जनता चाहती है वही जो है मंत्री बनता है। तो यहाँ पे जनता के मत द्वारा ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव भी होता है। जनतंत्र में न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जनतंत्र में क्या होता है? न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। न्यायपालिका नागरिकों के मध्य उठने वाले पारस्परिक विवादों का निस्तारण भी करती है। जनतंत्र में सभी की शिक्षा के लिए एक समान अवसर उपलब्ध होता है। जनतंत्र में क्या होता है? सभी के लिए शिक्षा कैसी हो? एक समान हो, सभी को एक समान अवसर उपलब्ध होते हैं। यहाँ जन नियंत्रण के माध्यम से शिक्षा में समय समय पर आवश्यक परिवर्तन भी होते रहते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहती है। यहाँ पर पूर्ण नैतिक विकास होता है। यह किसी भी दूसरे शासन की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और उच्च राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। कौन? जनतंत्र के माध्यम से। अब जनतंत्र के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, इनको समझते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं या प्रयागराज से हैं तो आप हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स ले सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं 9628182649। ठीक है, कंप्लीट नोट्स आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में ऑन व्हाट्सएप। जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांत। हमारे नोट्स लेने से आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप कम से कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, अच्छे कंटेंट के साथ, इजी भाषा में। जनतंत्र के कुछ मूल सिद्धांत हैं, जैसे पहला है समानता का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई पिछड़ा, सब एक समान। जनतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई पिछड़ा होता है। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो जाति पाति हो, लिंग, धर्म, समाज, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। जनतंत्र में सभी के लिए एक ही कानून है।
ये नहीं कि अमीर लोगों के लिए ये कानून है, गरीब के लिए ये कानून है, पिछड़ी जाति के लिए ये कानून है, नहीं, सबके लिए एक कानून। राजकीय सेवाएं सबके लिए बराबर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की सेवाएं भी सबको एक समान ही प्रदान की जाती हैं। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः मनुष्य को विचार करने की अभिव्यक्ति है। ठीक है, विचार करने, अपने विचार प्रकट करने, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। सभी व्यक्तियों को अपनी रुचियों और इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने और किसी भी धर्म को अपनाने की छूट होती है। वह अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत कर सकता है। अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, परंतु स्वतंत्रता पर नियंत्रण भी परम आवश्यक है। बंधुत्व का सिद्धांत कहता है, स्वतंत्रता व समानता में व्यक्ति को एक दूसरे का भाई ही मानना चाहिए। स्वतंत्रता और समानता में व्यक्ति को एक दूसरे का भाई यानी कि भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक धर्म, जाति, लिंग आदि के व्यक्तियों में आपस में प्रेम और भाईचारा बहुत आवश्यक है। ये क्या हम पढ़ रहे हैं? ये हमारे जनतंत्र के कुछ सिद्धांत हैं। फिर है समाजवाद का सिद्धांत। जनतंत्र समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। किस विचारधारा से? समाजवादी विचारधारा से। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और क्या हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। संविधान में आदर्श समाजवाद की धारणा प्रस्तुत की गई है। क्या की गई है? समाजवाद में एक आदर्श समाजवाद की धारणा प्रस्तुत की गई है। जनतंत्र पूंजीवाद व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था पर विश्वास रखता है। ठीक है, और समाज की आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक भी है। अगला सिद्धांत हमारा कहता है क्या? न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? जनतंत्र में न्याय के लिए निष्पक्षता एवं समानता की व्यवस्था है। प्रत्येक विवाद का निपटारा न्यायालय के माध्यमों से पूर्ण विश्वसनीय एवं सर्वमान्य तरीके से होता है। इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात नीति को नहीं अपनाया जाता। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? जनतंत्र राज्य प्रायः धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं, क्योंकि जनता केवल एक ही धर्म को मानने वाली नहीं है, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं। जनता अनेक धर्मों और संस्कृतियों से संबंधित होती है। संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं स्वीकार किया गया है। संविधान किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं स्वीकार किया है। राष्ट्र के लिए प्रत्येक धर्म एक समान है, प्रत्येक धर्म बराबर है। संविधान क्या कहता है? हमारे लिए सभी धर्म समान हैं। संविधान हमारा किसी भी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देता। कोई भी धर्म ना तो श्रेष्ठ है और ना ही किसी से निम्न, ना तो किसी से वो कम है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने क्या समझा? जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांत थे कुछ, उनको हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जनतंत्र और शिक्षा में क्या संबंध है। जनतंत्र शिक्षा से किस तरीके से जुड़ा है या शिक्षा जनतंत्र से किस तरीके से जुड़ी है। देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा जनतंत्र और शिक्षा में क्या संबंध है। शिक्षा में जनतंत्रीय सिद्धांतों का जो श्रेय है वो जॉन डीवी को जाता है। जनतंत्र की सफलता मुख्य रूप से शिक्षा पर ही निर्भर करती है। जनतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब जनता शिक्षित होगी, समझदार होगी। ठीक है, मनुष्य समाज के तुच्छ भेदभाव से ऊपर उठकर, मनुष्य समाज के अंदर जो तुच्छ भेदभाव हैं, जैसे छुआछूत हो गया, ये क्या कहते हैं उसको, धर्म के आधार पर हो गया, ऊंची नीची जाति जैसा हो गया, ये सब तुच्छ भेदभाव हैं। इनसे ऊपर उठकर समानता और एकता के आधार पर काम करता है, क्योंकि अशिक्षित समाज किसी भी तरह जनतंत्र को सफल नहीं बना सकता। अशिक्षित लोग ही क्या करते हैं? भेदभाव उत्पन्न करते हैं। शिक्षित व्यक्ति सभी को एक समान नजरिए से देखता है। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक अलग अलग बौद्धिक और शारीरिक क्षमता रखता है। उसे उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे क्लास में अगर बालक है तो उसमें क्या करना चाहिए? उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि सबका योग्यता, सबकी क्षमता अलग अलग होती है।
दूसरी बात, इसमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाए, अर्थात शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। जनतंत्रीय शिक्षा विचारधारा के अंतर्गत प्रौढ़ एवं स्त्री शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी जो जनतंत्रीय शिक्षा विचारधारा है उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और रात्रि या शाम के समय भी शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। कक्षा शिक्षण तथा शिक्षण पद्धति जनतंत्र पर आधारित होती है। हमारे क्लास रूम की जो टीचिंग होती है, जो शिक्षण पद्धति होती है, वो जनतंत्र पर आधारित होती है। ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें बालक स्वयं ही ज्ञान की खोज कर सके। कैसा, ज्ञान की खोज कर सके। दूसरी बात एक और है, जनतंत्र में जो पाठ्यक्रम होता है वो अत्यंत विस्तृत होने के साथ साथ लचीला भी होना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है, जो समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा हो कि बालक सौदेश्य क्रिया की ओर मुड़ सके, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। जनतंत्री भावना से प्रेरित होते हुए अब स्कूलों में छात्र संघ अथवा छात्र परिषद आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है। छात्रों पर व्यर्थ के नियमों को जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है। तो ये हमने क्या समझा, जनतंत्र और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इसको समझ लिया। अब हम बात करेंगे भारतीय जनतंत्र में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को समझना परम आवश्यक है। देखिएगा, भारतीय जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं, जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। जनतंत्र का आधार कौन है, जनतंत्र का आधार जनता होती है। अतः यह आवश्यक होता है कि जनता जनतंत्र के प्रति जागरूक हो, क्योंकि पूरा जनतंत्र जनता पर टिका होता है। अतः जनतंत्र के मूल्यों का नागरिकों में विकास करना मुख्य शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को, ऐसा भी इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वो प्रत्येक निर्णय को बड़ी आसानी से ले सके, और उसमें स्वतंत्र चिंतन की भी योग्यता होनी चाहिए। नागरिकों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वो सत्य असत्य प्रचार के विषय में उपयुक्त निर्णय ले सके, देश और संविधान के हित के ध्यान में रख करके काम कर सके। ये क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा, व्यक्तित्व का विकास करना। क्या, व्यक्तित्व का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अतः बालकों को अपने व्यक्तिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उसका जो है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षित किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, समाज में सहभागिता के लिए व्यक्तित्व का निर्माण किया जाना चाहिए। ये कार्य नियमित शारीरिक अभ्यास, मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, संवेगों पर नियंत्रण और सामाजिक जागरूकता के बल पर सहजता से किया जा सकता है। नेतृत्व के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। नेतृत्व, एजुकेशन फॉर लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता का विकास करना भी शिक्षा का ही उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि आज का बालक कल के शासन की बागडोर को अपने हाथों में संभालता है। अतः बालक में सहनशीलता, अनुशासन, त्याग और व्यवहारिक कुशलता को विकसित करना होगा, जिससे कि बालक समय आने पर सभी क्षेत्रों में देश का सही नेतृत्व कर सके और एक कुशल नेतृत्व देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में भी सहायता कर सके। व्यावसायिक कुशलता का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशियंसी। कैसे? आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक व्यावसायिक रूप से कुशल हो। अगर वो व्यावसायिक रूप से कुशल नहीं होगा तो क्या करेगा, वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि देश का औद्योगिक विकास तभी संभव है जब कारखानों में काम करने वाले इंजीनियरों की कमी ना हो। प्रत्येक बालक को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने और प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें स्वरोजगार की भावना का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाना चाहिए। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास परम आवश्यक है। जनतंत्र राष्ट्रीय प्रेम की भावना को बल प्रदान करता है। अतः शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जहां बालकों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का
विकास हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जनतंत्र और शिक्षा को समझ लिया कि भारतीय जनतंत्र में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बचा है जनतंत्र और पाठ्यक्रम किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सिद्धांत क्या है। समझिए इस बात को। देखिए, जनतंत्र में पाठ्यक्रम का निर्माण जनतंत्रीय मूल्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। हमारे जनतंत्र में पाठ्यक्रम का निर्माण जनतंत्रीय मूल्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम विस्तृत और लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा हो? पाठ्यक्रम विस्तृत और लचीला होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप विशिष्ट और विस्तृत के साथ रुचिकर योग्यता के अनुरूप हो, लचीला हो, विस्तृत हो। लचीला का मतलब ये होता है कि समय के आने पर हम उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। इसमें जीवन विज्ञान, जीवन ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी की सफलता भी विद्यमान होनी चाहिए। राष्ट्रीय समाज सेवा, खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक समारोह तथा पर्यटन भ्रमण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम समझते हैं। पहला सिद्धांत है विस्तृत और बहुमुखी पाठ्यक्रम का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सिद्धांत। दूसरा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि समय आने पर हम उसमें बदलाव ला सकें, कुछ चीज़ें बढ़ा सकें, कुछ घटा सकें। क्रियाशीलता पर बल देना चाहिए, बालक करके सीखे, एक्टिविटी के माध्यम से सीखे। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बालक अपने समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, बच्चा अपने उत्तरदायित्व को समझ सके कि समाज के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं। व्यावसायिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा भविष्य में आने वाले व्यवसाय को अपना सके और अपने आप को सक्षम बना सके। उपयोगिता, यूटिलिटी पर जोर देना चाहिए। अवकाश का सदुपयोग, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें अवकाश के सदुपयोग पर जोर दिया गया हो कि अगर बच्चे के पास खाली समय है, छुट्टी है, अवकाश है, तो वो अपने समय को किस तरीके से यूज कर पाए, समय उसका बर्बाद ना हो। इस तरीके का पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा और जनतंत्र। एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म। दूसरी क्लास हमारी होगी जिसमें हम यूनिट 3 आपकी शुरू हो जाएगी। उसमें हम पढ़ेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। गजब, हमारी क्लास अगर आप एक बार देख लेते हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती वो टॉपिक। ठीक है, और पेड नोट्स के लिए हमें आप इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, चाहे आप लखनऊ से हो, प्रयागराज से हो, कानपुर से हो। आप सभी के यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कंटेंट तैयार किया गया है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, इसी तरह कंटेंट होता है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।